नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 30 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के समाचारों की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, का टाइटल है टर्मोइल इन पंजाब स्नोबॉल्स इनटू मेजर क्राइसिस फॉर कांग्रेस। चलिए इसे पढ़ते हैं। पंजाब में उथल पुथल, कांग्रेस के लिए बड़ा संकट। पंजाब इकाई में उथल पुथल बुधवार को कांग्रेस के लिए एक बड़े संकट में बदल गई। वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने गांधी परिवार के नेतृत्व को खुले तौर पर चुनौती दी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक व्यवस्था की तलाश की, संभवतः भाजपा के साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पर पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद से हटाए गए कैप्टन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में कैप्टन ने ट्वीट किया, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात। हैशटैग फार्म लॉस के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की और उनसे फसल विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की गारंटी के साथ संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया। हैशटैग नो फार्मर्स नो फूड। कांग्रेस में चुनाव और सुधार की मांग करने वाले समूहों का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी पार्टी में फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है और कोई नहीं जानता कि ये फैसला कौन ले रहा है। उनके सहयोगी गुलाम नबी आजाद, जो 23 पत्र लेखकों के समूह का हिस्सा हैं, G23 जो आंतरिक सुधारों की मांग कर रहा है, ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्य समिति बैठक बुलाने के लिए एक नया पत्र लिखा। पंजाब में उथल पुथल और पार्टी से अलगाव सहित पार्टी में मामलों की स्थिति पर एक बहस। चांदनी चौक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस निर्वाचन क्षेत्र का श्री सिब्बल ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अपने आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जल्द ही ठीक हो जाओ संदेशों के साथ तख्तियां पकड़े हुए थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पार्टी की ओर से कोई सी प्रतिक्रिया नहीं थी। देर शाम कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक गुप्त ट्वीट भेजा कि सत्ता में रहने वाले परेशान हैं कि पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अमित शाह का आवास दलित विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इससे पहले दिन में श्री सिब्बल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था कि हम जानते हैं फिर भी कि हम नहीं जानते। जबकि सुश्री सोनिया गांधी पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कई लोगों का मानना है कि अधिकांश निर्णय उनके बच्चों द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है प्रोब शोज यूज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन फायर क्रैकर्स एसई। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जांच में पटाखों में जहरीले पदार्थ के इस्तेमाल का पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सहित पटाखा उद्योग में सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में बेरियम और इसके लवण जैसे जहरीले तत्वों के उपयोग पर प्रतिबंध के कड़े पैमाने पर उल्लंघन का पता चला है। मार्च 2020 में अदालत ने चेन्नई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक को 2018 में अदालती प्रतिबंध के उल्लंघन के आरोपों की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने अदालत में एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दायर की थी। जस्टिस एम.आर. शाह की अगुवाई वाली बेंच ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, तैयार और अर्ध निर्मित पटाखों और निर्माताओं से लिए गए कच्चे माल के नमूने के रासायनिक विश्लेषण में बेरियम की मात्रा दिखाई गई। अदालत ने कहा कि बेरियम की भारी मात्रा बाजार से खरीदी गई पटाखों के कवरों पर निर्माण या समाप्त तिथि नहीं दिखाई गई थी। अदालत ने चर्चा की कि निर्माताओं को कारण बताने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की कि हर दिन एक उत्सव होता है, लेकिन आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों को अस्थमा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया निर्माताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हजारों कर्मचारी उद्योग में अपनी आजीविका कमाते हैं। न्यायमूर्ति शाह ने पलटवार किया, हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। हम चंद लोगों के लिए बहुतों की जान कुर्बान नहीं कर सकते। हमारा मुख्य फोकस निर्दोष लोगों के जीवन का अधिकार है। शादी के मौसम, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों की शुरुआत के साथ इस मामले को महत्व मिला था। बेंच पर जस्टिस ए.एस. बोपन्ना के साथ जस्टिस शाह ने कहा, हर दिन धार्मिक जुलूसों, राजनीतिक रैलियों में इस संबंध में उल्लंघन होता है। उन्होंने कहा कि अदालत को प्रभारी अधिकारियों पर दायित्व तय करना था।
कभी कभी हमें दायित्व तय करना पड़ता है। अगर पुलिस कमिश्नर दायित्व को लेकर बेहोश होंगे तभी यह सब हो पाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है निपाह एंटीबॉडीज फाउंड इन बैट सैंपल केरला। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल में चमगादड़ के नमूनों में मिले निपाह एंटीबॉडी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे द्वारा एकत्र किए गए चमगादड़ों के नमूनों में निपाह वायरस एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी का पता लगाया गया था, जो कोझिकोड जिले के कोडियाथूर और थामरसेरी से थे, जहां पिछले महीने निपाह संक्रमण की पुष्टि हुई थी। निपाह प्रकोप जांच के हिस्से के रूप में NIV द्वारा नमूने एकत्र किए गए थे। थमारसेरी से एकत्र किए गए पटरोपस प्रजाति के एक नमूने में निपाह एंटीबॉडी पाया गया, जबकि कोडियाथूर से एकत्र किए गए रूसेटस प्रजाति के एक अन्य नमूने में इसका पता चला। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को कहा, प्रकोप जांच के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए 50 से अधिक चमगादड़ों के नमूनों के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं। मौजूदा सबूतों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा। कोझिकोड में निपाह का प्रकोप चमगादड़ से हुआ था। भले ही अधिकारी अभी भी अंधेरे में हैं कि चमगादड़ से मनुष्यों में वायरस के संचरण का मार्ग क्या है, सुश्री जॉर्ज ने कहा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है बिड अमाउंट फॉर PM's मेमेंटोज फॉल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्ह के लिए बोली राशि गिर गई। नीरज चोपड़ा के भाला और PV सिंधु के बैडमिंटन रैकेट सहित अन्य ओलंपियनों के गियर पर बोलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के पहले सप्ताह में 9 करोड़ से 11 करोड़ के उच्च स्तर से कम हो गयी, जो कि आधार मूल्य के करीब थी। बुधवार को 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के बीच में नीलामी, जिसकी आय नमामि गंगे मिशन में जाने वाली है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुई। 7 अक्टूबर तक वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्यम से उन्हें उपहार में दिए गए कुल 1330 स्मृति चिन्हों की नीलामी की गई। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एथलीटों और पदक विजेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों को नीलामी के दूसरे दिन लगभग 10 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि मंत्रालय द्वारा उन बोलियों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद राशि कम कर दी गई थी, जो वास्तविक नहीं पाई गई थी। बुधवार को स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की भावला 5 करोड़ में की जा रही थी, जबकि नीलामी के पहले सप्ताह में इसे 10 करोड़ रुपए से अधिक की बोली मिली थी। इसी तरह कांस्य पदक विजेता सुश्री सिंधु के बैडमिंटन रैकेट और बैग की कीमत बुधवार को 1.1 करोड़ रुपए थी, जो कि 18 सितंबर को 9 करोड़ रुपए थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है 18,000 सैंपल्स कलेक्टेड सो फार फॉर 6th सीरोलॉजिकल सर्वे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। छठे सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए अब तक 18,000 सैंपल लिए गए। छठे सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के इस रूप में अब तक लगभग 18,000 यादृच्छिक रक्त के नमूने एकत्र किए गए हैं और यह अभ्यास मंगलवार तक पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण के नतीजे 15 अक्टूबर तक घोषित होने की संभावना है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी वाले जनसंख्या के प्रतिशत का आकलन करने के लिए छठा सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य सर्वेक्षण के लिए सभी 272 वार्डों से 28,000 यादृच्छिक रक्त नमूने एकत्र करना है। ज्यादातर जिलों में नमूना संग्रह शनिवार तक पूरा हो जाएगा। 1-2 जिलों में यह मंगलवार तक चलेगा। इसके नतीजे आने में करीब 2 हफ्ते और लगेंगे। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शहर में 24 घंटे में कोई नई कोविड-19 मौत नहीं हुई है और टोल 25,087 था। 24 घंटे में 41 नए मामले आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,38,821 हो गई। 0.06% की परीक्षण सकारात्मकता दर के साथ कुल 71,983 परीक्षण किए गए। कुल मामलों में से 14,13,342 ठीक हो चुके हैं, जबकि केवल 392 सक्रिय मामले हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है आर्मी टू गेट 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स एट 3,850 करोड़ रुपीस। चलिए इसे पढ़ते हैं। सेना को 3,850 करोड़ में 25 उन्नत हेलीकॉप्टर मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने बुधवार को लगभग 13,165 करोड़ रुपए के अनुमानित 3 सेवाओं के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। प्रमुख प्रस्तावों में हेलीकॉप्टर, निर्देशित युद्ध सामग्री और रॉकेट गोला बारूद शामिल हैं। इनमें से 11,486 करोड़ रुपए की खरीद घरेलू स्रोतों से की गई थी, रक्षा मंत्रालय ने कहा। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता को देखते हुए इसकी परिचालन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अभिन्न लिफ्ट क्षमता में सुधार करने के लिए DAC ने 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH की खरीद के लिए आवश्यकता AON की स्वीकृति दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के मार्क 3 हेलीकॉप्टर भारतीय IDDM के तहत लगभग 3,850 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे। स्वदेशी डिजाइन और गोला बारूद के विकास को बढ़ावा देने के लिए DAC ने घरेलू स्रोतों से 4,962 करोड़ की अनुमानित लागत दर पर भारतीय IDDM श्रेणी के तहत टर्मिनली गाइडेड मिशिगन TGM और रॉकेट गोला बारूद की खरीद की मंजूरी दी। इसके साथ ही 4,353 करोड़ के अन्य प्रस्तावों को भी DAC द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई। DAC ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 में कुछ संशोधनों को भी मंजूरी दी ताकि उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के साथ साथ खरीद दक्षता बढ़ाने और समय सीमा को कम करने के उपायों को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है 20 लाख प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स टू गेट मील्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 24 लाख प्री प्राइमरी छात्रों को मिलेगा भोजन। केंद्र ने पहली से 8वीं कक्षा के 11.8 करोड़ सरकारी स्कूल के छात्रों को पका हुआ भोजन देने के लिए 26 साल पुरानी राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना को फिर से ब्रांडेड किया है। कैबिनेट ने इसे PM पोषण शक्ति के रूप में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से इसमें सरकारी स्कूलों के प्री प्राइमरी सेक्शन बाल वाटिका में पढ़ने वाले 24 लाख बच्चों को शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट के फैसले के बाद पत्रकारों से कहा कि हालांकि इस साल के मध्याह्न भोजन के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 2022-2023 तक बाल वाटिका के छात्रों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में अतिरिक्त 266 करोड़ रुपए जोड़े जाने की उम्मीद है। पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन का विस्तार, जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और बाल वाटिकों की आबादी की एक प्रमुख सिफारिश थी जो एक वर्ष पूर्व की पेशकश करते हैं। हालांकि स्कूली छात्रों को भी नाश्ता देना शुरू करने की NEP की अन्य सिफारिशों पर कोई प्रगति नहीं हुई है। श्री प्रधान ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों ने पहले द हिंदू को बताया था कि वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष के प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिसमें गंभीर धन संकट के कारण 4,000 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय आवंटन शामिल होगा। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के इस साल के बजट में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। PM पोषण योजना को 2025-2026 तक अगले 5 साल की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाने वाले हिस्से के रूप में 21,733 करोड़ सहित 1.31 लाख करोड़ रुपए का सामूहिक परिव्यय शामिल है। श्री प्रधान ने कहा कि यह पोषण की स्थिति में सुधार करेगा, शिक्षा और सीखने को प्रोत्साहित करेगा और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि रीब्रांडेड योजना का उद्देश्य समग्र पोषण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यहीं पर ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है तालिबान अर्ज डीजीसीए टू रिज्यूम अफगान फ्लाइट। चलिए इसे पढ़ते हैं। तालिबान ने डीजीसीए से अफगान उड़ानें फिर से शुरू करने का आग्रह किया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भारत के डीजीसीए नागरिक उड्डयन निदेशालय को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। अफगान के इस्लामिक अमीरात का पत्र 7 सितंबर 2021 को डीजीसीए के महानिदेशक को संबोधित किया गया था। इस पत्र का इरादा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और हमारे राष्ट्रीय वाहक एरियाना अफगान एयरलाइन और कॉम एयर के आधार पर दो देशों के बीच सुगम यात्री आंदोलनों को बनाए रखना है, जिसका उद्देश्य उनकी निर्धारित उड़ानें एसआईसी शुरू करना है। इसलिए अफगानिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आपसे उनकी वाणिज्यिक उड़ानों को सुविधा के लिए अनुरोध करता है। अफगानिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यवाहक मंत्री अल्जाह हमीदुल्लाह अखुनजादा ने पत्र में कहा। भारतीय अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले की समीक्षा कर रहा है। पत्र ने कतर की एक तकनीकी टीम की मदद से 4 सितंबर को काबुल हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से शुरू किया। एक उन्मादी निकासी के बाद इसके बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण इसे बंद कर दिया गया था। तो यहीं पर यह न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नीट यूजी एस्पिरेंट सीक फ्रेश एग्जाम। चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट यूजी के उम्मीदवार नए सिरे से परीक्षा चाहते हैं। कई नीट यूजी उम्मीदवारों ने कथित धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिरोपण और पेपर लीक के लिए 12 सितंबर को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता पेंडेंसी के दौरान परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने, एक नई परीक्षा और सीबीआई और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुखों को एक सप्ताह में तथ्य खोज रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सरकार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सुरक्षा प्रोटोकॉल के मानक को बढ़ाने का निर्देश देने को कहा। इसमें उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन और जैमर का उपयोग शामिल होगा। तो यहीं पर ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मीट ऑन यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल ऑन अक्टूबर 2। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को यूएसए लोन एजुकेशन लोन फेस्टिवल पर मिले। ये तमिलनाडु की न्यूज है। वी मेक स्कॉलर्स द्वारा द एजुकेशन प्लस के साथ प्रस्तुत यूएसए एजुकेशन लोन फेस्ट 2022 पर एक वेबिनार 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। वी मेक स्कॉलर्स भारत सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और समर्थित एक संगठन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को मुफ्त में वित्त पोषण करना है। वेबिनार यूएसए एजुकेशन लोन फेस्टिवल 2022 के लिए एक पर्दा उठाने वाला होगा, जो संयुक्त राज्य में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए 15 दिवसीय कार्यक्रम है और माता पिता और उम्मीदवारों दोनों के लिए उपयोगी है। पैनलिस्ट संपार्श्विक और गैर संपार्श्विक शिक्षा ऋण में शामिल सभी संभावित विकल्पों पर चर्चा करेंगे और वेबिनार में दर्शकों के लिए सवाल जवाब सत्र होगा। भाग लेने वाले आवेदकों को बैंक प्रसंस्करण शुल्क, ब्याज दरों और विभिन्न अन्य रियायतों पर छूट की पेशकश की जाएगी। असुरक्षित शिक्षा ऋण का विकल्प चुनने वालों को सभी आवश्यक दस्तावेज तुरंत जमा करने पर 4 कार्य दिवसों के भीतर उनके ऋण स्वीकृत हो जाएंगे। दामिनी सह संस्थापक और सीईओ हैं वी मेक स्कॉलर्स के, साथ ही साथ अर्जुन सह संस्थापक और सीएमओ हैं वी मेक स्कॉलर्स के, विजय प्रबंधक हैं एलीट स्कॉलर्स के और अर्चित सिद्धोजू कंट्री हेड हैं पब्लिक बैंक सिक्योर्ड लोन वेबिनार के। तो ये सभी इस वेबिनार में बोलेंगे और इसका संचालन स्वतंत्र लेखिका पंकजा श्रीनिवासन करेंगी। तो यहीं पर ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है हाई लेवल्स ऑन मैटरनल चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू प्लेग इंडिया। चलिए इसे पढ़ते हैं। मात्र बाल कुपोषण का उच्च स्तर भारत में जारी है। अर्जुन डी वाग्ड, पोषण प्रमुख यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत, इस बारे में बात करता है कि कैसे मात्र और बाल कुपोषण का उच्च स्तर देश को परेशान कर रहा है। उन्होंने नोट किया कि भारत में बच्चों के भविष्य के लिए कोविड-19 को
नियंत्रित करना और कुपोषण को समाप्त करना समान रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। तो कुल मिलाकर भारत ने हाल के दशकों में आर्थिक और मानव विकास में प्रभावशाली बढ़त हासिल की है। हालांकि उच्च स्तर का मातृ और शिशु कुपोषण देश को परेशान कर रहा है। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण CNNS और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जैसे बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चे अविकसित हैं। उनमें से 1/3 कम वजन के हैं और 10 में से लगभग 2 बच्चे पोषण की दृष्टि से व्यर्थ हैं। इनमें से कई बच्चे बहुमानव शास्त्रीय घाटे से पीड़ित हैं। CNNS अधिक वजन, मोटापे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की उभरती समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। मार्च 2018 में पोषण अभियान के शुभारंभ ने पोषण पर राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कोविड-19 के खतरे के साथ कुपोषण के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और अतीत में की गई प्रगति के कुछ पूर्ववत हो सकते हैं। मोटे तौर पर हम जानते हैं कि कोविड-19 के प्रभाव ने आजीविका तक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के उपायों ने आजीविका को खतरे में डाल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी और कई परिवारों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कोविड-19 के प्रभाव पर 2020 वैश्विक शोध में वैश्विक स्तर पर बर्बादी लगभग 14.3% का अनुमान लगाया गया है। भारतीय आबादी की स्थिति पर कोविड-19 के प्रभाव पर अभी तक कोई विशेष डेटा उपलब्ध नहीं। सबसे पहले अन्य संक्रमणों की तरह कोविड-19 संक्रमण एक बच्चे की नकारात्मक रूप से प्रभावित है। जैसे जैसे महामारी की अवधि लंबी, खाद्य असुरक्षा और पोषण संबंधी 6 महीने पूरे होने पर बच्चों को अपने बढ़ते शरीर और मस्तिष्क के विकास को पर्याप्त से बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के अलावा पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ की आवश्यकता हो। महामारी से उत्पन्न खाद्य असुरक्षा परिवारों कम पोषक मूल्य वाले सस्ते भोजन स्थानांतरण करने के कारण बनती है। इससे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस बाधित हो गए थे, चूँकि 2020 के एक बड़े हिस्से और 2021 में अच्छी तरह से बंद रहे। हमने यह भी देखा कि बच्चों को आयरन किट का वितरण काफी कम हो। स्कूलों में पोषण पर जागरूकता अभियान यह 2021 शुरुआत तक नहीं है। अधिक से अधिक राज्यों ने फिर से आंगनबाड़ी लेकिन केंद्र आधारित गतिविधि कोविड-19 दूसरी लहर के कारण कोविड-19 ने असाधारण ध्यान देने मांग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पोषण कार्य हटा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कोविड-19 से संबंधित प्राथमिकताएं और पोषण सुरक्षा वितरण और वितरण खतरा पैदा कर। यह देखते हुए कि कोविड-19 लहरों का खतरा मंडरा रहा है, आप पोषण क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती के रूप यह देख सकते हैं। सबसे पहले कोविड-19 टीकाकरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। यह नियमित स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा हस्तक्षेप देने के लिए पहले समर्पित प्रणालियों, क्षमता और संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सभी स्तरों पर मजबूत नेतृत्व, राष्ट्र से लेकर जिले तक भोजन, आय और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा, 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ आवश्यक साक्ष्य आधारित पोषण सेवाओं की निर्बाध, सार्वभौमिक और समय पर उच्च गुणवत्ता वाली कवरेज सुनिश्चित की जानी चाहिए। तीसरा, महामारी कोविड-19 का निर्देशों और सेवा वितरण तंत्र में नवाचारों के अनुकूल रणनीतियों की मांग करती है। चौथा, उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की आवश्यकता है और विशेष रूप से कमजोर जनसंख्या समूहों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों को एक ही घर, एक ही महिला, एक ही बच्चे तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंत में पोषण को विकास के प्रमुख संकेतक के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत में बच्चों के भविष्य के लिए कोविड-19 को रोकना और कुपोषण को रोकना दोनों ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक। इसी के साथ ये न्यूज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट कोलंबो सून। चलिए चलते हैं। विदेश सचिव शीघ्र ही कोलंबो की यात्रा पर जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 2 से 5 अक्टूबर के बीच कोलंबो का दौरा करने वाले हैं। नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने द हिंदू को बताया, क्योंकि भारत और श्रीलंका संबंधों में कथित तनाव के बीच उस उच्च स्तर पर जुड़ना चाहते हैं। निर्धारित
निर्धारित यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके श्रीलंकाई समकक्ष जी.एल. पेयरस के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA सत्र के इतर मुलाकात के 10 दिन बाद हो रही है, जबकि नई दिल्ली और कोलंबो में आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि श्री श्रृंगला 2 और 5 अक्टूबर के बीच प्रमुख द्विपक्षीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनकी यात्रा का समय अभी तक ज्ञात नहीं था। उच्च स्तरीय यात्रा जनवरी में श्री जयशंकर की यात्रा के बाद हुई, जब उन्होंने कोलंबो में नेतृत्व को बताया कि वह श्रीलंका के हित में था कि तमिल लोगों की अपेक्षाएं एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और गरिमा के लिए पूरे किए गए। हालांकि तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारियों द्वारा निरंतर उत्पीड़न की ओर इशारा यह प्रदर्शित करता है कि विशेष रूप से स्मारक बनाने और नागरिकों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए खतरे हैं, और साथ ही साथ लंबित राजनीतिक समाधान भी इसे उजागर होते हैं। न्यूयॉर्क में हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक पर श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्री पीरिस ने श्री जयशंकर को संघर्ष की समाप्ति के बाद अवशिष्ट मामलों को हल करने के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवहारिक और ठोस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। मई 2009 सच्चाई, जवाबदेही और न्याय के आसपास के विवादास्पद मुद्दों का जिक्र करते हुए, जो कि द्वीप राष्ट्र के गृह युद्ध से प्रभावित तमिल एक दशक से अधिक समय से मांग कर रहे हैं। श्रीलंकाई विदेश मंत्री के बयान के अनुसार श्री जयशंकर ने संकेत दिया कि जातीय मुद्दों के बाद बचे हुए मुद्दों का निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान दोनों देशों के हित में है। बयान में कहा गया कि भारतीय विदेश मंत्री ने संकेत दिया कि हमारे संबंध एक मुद्दे तक सीमित नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ कार्यान्वयन लंबित परियोजनाओं की संख्या के व्यवहारिक निष्कर्ष के लिए की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि संबंधों को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई दिल्ली को और अधिक विश्वास की आवश्यकता होगी। द्वीपीय राष्ट्र में भारत समर्थित परियोजनाओं की धीमी गति और चीन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरने पर नई दिल्ली की चिंता सर्वविदित है। विदेश सचिव के रूप में श्री श्रृंगला यह पहली श्रीलंका यात्रा है। उन्होंने वर्षों पहले नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव की देखरेख में भारत लंका संबंधों से संबंधित मुद्दों पर बारीकी से काम किया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर नेवी टू नेवी टॉक्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने नौसेना से नौसेना वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने बुधवार को भारत ऑस्ट्रेलिया नौसेना से नौसेना संबंध के संयुक्त मार्गदर्शन इस दस्तावेज के ढांचे के तहत नौसेना से नौसेना वार्ता के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों TOR पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह पहला ऐसा दस्तावेज है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय नौसेना ने पहली बार किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता हस्ताक्षरित किया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि दस्तावेज ने नौसेना से नौसेना की वार्ता को द्विपक्षीय सहयोग के मार्गदर्शन के लिए प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित किया है। यह दस्तावेज हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण करने में बहुत अहम रोल निभाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि TOR ने यानी कि संदर्भ की शर्तों ने दोनों नौसेनाओं के बीच विभिन्न स्तरों पर जुड़ाव के तौर तरीकों का विवरण दिया और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। दस्तावेज ने वार्ता के विशिष्ट परिणामों के आधार पर अलग अलग समझौते के कार्यान्वयन के लिए लचीलापन प्रदान किया। दस्तावेज के मुख्य आकर्षण में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS, पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी WPNS और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग शामिल था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है SC डिसमिसेस अपील फाइल्ड बाय अडानी गैस। चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गैस को ग्रामीण अहमदाबाद में गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB द्वारा दिए गए प्राधिकरण के खिलाफ अदानी गैस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। गुजरात गैस बोर्ड द्वारा आयोजित एक नीलामी में साड़ंद, बावला और ढोलका में नेटवर्क
नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्राधिकरण हासिल करने में सफल रही थी। जस्टिस यू ललित एस रविंद्र भट्ट और ऋषिकेश रॉय की न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को सुनाए गए एक फैसले में कहा कि अडानी को भारत संघ को 10 लाख रुपए की लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है और साथ ही साथ यह भी कहा कि अडानी के दावे को एप्रोबेट रिप्रोबेट के सिद्धांत से बाहर रखा गया है क्योंकि इसने PNGRB यानी कि विवादित क्षेत्रों के बहिष्करण सहित द्वारा दिए गए प्राधिकरण को स्वीकार कर लिया है। प्रदर्शन बॉन्ड प्रस्तुत किया, यहाँ तक कि बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए नीलामी में भाग लिया और उसके बाद ही प्राधिकरण को चुनौती दी जब इसकी बोली असफल रही। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड GUVL द्वारा दायर एक मामले में एक क्यूरेटिव याचिका में नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें शीर्ष अदालत के जुलाई 2019 के फैसले के खिलाफ अदानी पावर द्वारा बिजली खरीद समझौते PA की समाप्ति को बरकरार रखा गया था। इसी के साथ ही न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है कैबिनेट क्लियर्स 2 रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट। चलिए इसे पढ़ते हैं। कैबिनेट ने 2 रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को नीमच रतलाम मध्य प्रदेश रेलवे लाइन के साथ राजकोट कनालूस गुजरात रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। नीमच रतलाम लाइन के लिए दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 1095.88 करोड़ है और राजकोट कनालूस लाइन की अनुमानित लंबाई 111.2 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत 1080.58 करोड़ है। दोनों परियोजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ने कहा कि नीमच रतलाम खंड की लाइन क्षमता का उपयोग रखरखाव ब्लॉकों के साथ 145.6% तक है। परियोजना मार्ग खंड रखरखाव ब्लॉक के बिना भी इष्टतम क्षमता से काफी ऊपर हो गया है। राजकोट कनालूस खंड वेस्ट मुंबई अहमदाबाद वीरमगाम ओखा खंड का एक है। इसी के साथ समाप्त होते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है कैबिनेट अप्रूव्स ECGC लिस्टिंग 6000 करोड़ रुपीस फॉर एक्सपोर्ट कवर। चलिए इसे पढ़ते हैं। कैबिनेट ने ECGC लिस्टिंग को मंजूरी दी, निर्यात कवर के लिए 6000 करोड़ रुपए। मंत्रिमंडल ने बुधवार को अगले 5 वर्षों में 5.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात बीमा कवर प्रदान करने वाली संस्थाओं में 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी। इसने स्टॉक एक्सचेंजों पर राज्य द्वारा संचालित निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC को सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक बयान में कहा कि निर्यात बढ़ाने के अलावा इन फैसलों से करीब 62 लाख और नौकरियां भी पैदा होंगी। 21 सितंबर तक भारत का निर्यात 185 बिलियन डॉलर 2021-22 में तक पहुंच गया था। यह एक वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत के इतिहास में सर्वाधिक है और अभी भी 10 दिन शेष हैं। वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट ने ECGC को 4400 करोड़ रुपए की पूंजी देने के रूप में पूंजी देने का फैसला किया है, जो इसे 88,000 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि ECGC लाभार्थियों में से 97% सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम थे। के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है H1B विल एग्जिस्ट टिल टैलेंट इश्यू इज टैकल्ड ग्लोबली। चलिए इसे पढ़ते हैं। H1B तब तक मौजूद रहेगा जब तक टैलेंट की समस्या का वैश्विक स्तर पर समाधान नहीं हो जाता। H1B वीजा की आवश्यकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वैश्विक स्तर पर प्रतिभा चुनौती से निपटा नहीं जाता है। भले ही सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के बीच वर्क फ्रॉम होम मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है, शिवेंद्र सिंह जो कि उपाध्यक्ष और प्रमुख हैं नैसकॉम के, उन्होंने ऐसा कहा। H1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में नियोक्ताओं को विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों पर अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सभी नई प्रौद्योगिकियां, चाहे वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड, लगभग 30% बढ़ रही हैं। साथ ही साथ इसने
कौशल की उपलब्धता के मामले में चुनौती को बढ़ाया है और उच्च कौशल प्रतिभा तक पहुंच विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि H-1B वीजा से इनकार करने में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अस्वीकार करने की दर लगभग 28.6% हो गई थी और अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 में यह घटकर लगभग 7% हो गई है। साथ ही साथ H-1B वीजा पूरी तरह से मौजूद है क्योंकि उस देश में कौशल उपलब्ध नहीं है। जाहिर है इसमें समय लगेगा, लेकिन तब तक H-1B वीजा की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एक्सपेक्ट मोर देन 7% ग्रोथ फॉर इंडिया दिस डिकेड CEA। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इस दशक में भारत के लिए 7% से अधिक की वृद्धि की उम्मीद CEA। प्रमुख आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों के दम पर भारत इस दशक के दौरान 7% से अधिक वार्षिक विकास दर हासिल करेगा। चालू वित्त वर्ष दौरान उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही साथ विकास 2 अंकों में होगा और यह अगले वित्तीय वर्ष में 6.5 से 7% तक कम हो सकता है। जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए 11% की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। जब आप डेटा को देखते हैं, बी आकार की वसूली और तिमाही विकास पैटर्न वास्तव में स्थापित करते हैं कि अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं। जिस तरह के सुधार हमने किए हैं और आपूर्ति पक्ष के उपाय जो हमने लिया है, वह न केवल इस साल बल्कि आगे भी मजबूत विकास को सक्षम करेगा, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही साथ सरकार द्वारा तय किए गए श्रम और कृषि कानूनों सहित विभिन्न संरचनात्मक सुधारों से विकास को सहायता भी मिलेगी। वे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती। अगली न्यूज का टाइटल है पिरामल एक्वायर्स DHFL पेज 14,700 करोड़ इन कैश। चलिए इसे पढ़ते हैं। पिरामल ने DHFL का अधिग्रहण किया, 14,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया। पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड PEL ने बुधवार को कहा कि उसने दिवालिया दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL का अधिग्रहण कर लिया है। PEL के DHFL के अधिग्रहण के कुल विचार के लिए 34,250 करोड़ रुपए, जिसमें 10 वर्षीय NCD के 19,550 करोड़ 6.75 प्रति वर्ष शामिल हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र में सबसे पहल IBC संकल्प को चिन्हित करते हैं। अध्यक्ष अजय पीरामल ने एक ऑनलाइन प्रेस में कहा कि यह एक अग्रणी डिजिटल के उन्मुख वित्तीय सेवा समूह बनने की हमारी योजनाओं को तेज करता है। लेनदारों को भी प्राप्त हुआ है 3,800 करोड़ रुपए का फंड, जो कि DHFL के पास था जब प्रशासक ने इसे संकल्प के लिए लिया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम टिल मार्च। चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को मार्च 2022 बढ़ा दिया है ताकि व्यवसाय महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके। ECLGS 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था और इसने अब तक 1.15 करोड़ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSMEs को मदद की है। 24 सितंबर तक ECLGS के तहत स्वीकृत ऋण 2.86 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जिसमें MSMEs को स्वीकृत ऋणों के लगभग 95% गारंटी जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न व्यवसायों का समर्थन करने की दृष्टि से समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी करने तक जो भी पहले हो करने का निर्णय लिया गया है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि योजना को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया तो गया ही है, साथ ही साथ अधिकतम जो राशि दी जा सकती है वो 4.5 लाख करोड़ है। दोनों में से जो भी पहले क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है RBI लिफ्ट्स PCA कर्व्स ऑन IOB पोस्ट रिव्यू। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। RBI ने समीक्षा के बाद IOB पर PCA से प्रतिबंध हटाया,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी को कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रदर्शन वर्तमान में आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे पीसीएएफ के तहत वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई थी। नियामक ने कहा कि बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि वह न्यूनतम नियामक पूंजी, शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात के मानदंडों का निरंतर पालन करेगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडियन बैंक अनवील्स लोन उत्सव धमाका। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इंडियन बैंक ने ऋण उत्सव धमाका का अनावरण किया। इंडियन बैंक ने खुदरा क्षेत्र ऋण वृद्धि की ओर बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव धमाका अभियान का अनावरण किया है। बैंक ने कहा कि अभियान जो साल के अंत तक चलेगा, खुदरा ग्राहकों के गृह ऋण, वाहन ऋण और गैर प्राथमिकता वाले गहना ऋण उत्पादों पर विशेष पेशकश प्रदान करेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एनएसडीएल शेयर होल्डर्स रेटिफाई चंद्रू एज एमडी एंड सीईओ। चलिए इसे पढ़ते हैं। एनएसडीएल के शेयर धारकों ने चंद्रू को एमडी और सीईओ के रूप में पुष्टि की। इंडियन बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ पद्मजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। एनएसडीएल ने कहा कि बुधवार को शेयर धारकों द्वारा नियुक्त की पुष्टि की गई। इन्हें बैंकिंग में लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानी ग्रुप टू फर्म अप कोलंबो पोर्ट डील टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी समूह आज कोलंबो पोर्ट सौदे पर मुहर लगाएगा। श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर एक रणनीतिक सौदे को मजबूत करते हुए अडानी समूह गुरुवार को अपने स्थानीय साझेदार जॉन किल्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी एसएलपीए के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बीओटी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इसका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डब्ल्यूसीटी, जहां अडानी समूह श्रीलंका के सबसे बड़े समूहों में से एक जॉन किल्स के साथ डिजाइन के पहलुओं और निष्पादन के लिए संभावित समय रेखा पर बातचीत कर रहा है। गुरुवार के समझौते में तीनों हितधारकों के बीच परियोजना के निष्पादन का विवरण होगा। अधिकारियों में वार्ता से परिचित कोलंबो ने द हिंदू को बताया, हस्ताक्षर कार्यक्रम वस्तुतः आयोजित किया जाना है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ईसीटी परियोजना से विवादास्पद रूप से बाहर करने के बाद डब्ल्यूसीटी में अडानी समूह की भागीदारी की घोषणा की। ट्रेड यूनियनों और बौद्ध भिक्षुओं के वर्गों के प्रतिरोध के बाद, जिन्होंने विदेशी पर आपत्ति जताई थी, संपत्ति राष्ट्रीय में भागीदारी ईसीटी परियोजना पर त्रिपक्षीय समझौते को रद्द करना द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण था। नई दिल्ली में 2019 में की गई प्रतिबद्धता पर कोलंबो पर चिंता व्यक्त की और साथ ही साथ टोक्यो ने नाराजगी व्यक्त की थी। कोलंबो ने डब्ल्यूसीटी परियोजना को एक समझौते के रूप में पेश किया, जबकि अडानी समूह ने निवेश के माध्यम से डब्ल्यूसीटी परियोजना में भारतीय भूमिका को सख्ती से निजी क्षेत्र कहा जाता है। प्रस्तावित ईसीटी के विपरीत, जिसमें सरकारी भागीदारी शामिल थी, मार्च 2021 में एक ट्वीट में परियोजना की पुष्टि करते हुए अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा था, डब्ल्यूसीटी कोलंबो के निर्माण के अवसर के लिए भारत सरकार, जीओएसएल, एसएलपीए और जॉन किल्स के नेताओं का आभारी हूं। यह साझेदारी महान अंतर संबंधित इतिहास वाले देशों के बीच गहरे सामरिक संबंधों का प्रतीक है। यह दशकों के कंटेनर विकास का शुभारंभ करेगा। हिंद महासागर में कोलंबो पोर्ट के स्पष्ट रणनीतिक महत्व के अलावा में निवेश करने के लिए भारतीय पक्ष का लोकप्रिय तर्क यह रहा है कि कोलंबो पोर्ट पर 70% से अधिक ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मॉस्को वांट्स यूट्यूब फॉर ब्लॉकिंग जर्मन आरटी चैनल। चलिए इसे बढ़ते हैं। मॉस्को ने जर्मन आरटी चैनलों को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब को चेतावनी दी। यूएस वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा स्टेट ब्रॉडकास्टर आरटी के जर्मन भाषा चैनलों को अवरुद्ध करने के बाद रूस ने बुधवार को यूट्यूब को ब्लॉक करने और अन्य जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी। मॉस्को हाल ही में विदेशी तकनीक दिग्गजों पर दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि वह अपने घरेलू दर्शकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री पर अधिक नियंत्रण चाहता है। साथ ही इसने विदेशों में अपने प्रभाव को व्यापक बनाने के प्रयासों की एक श्रृंखला शुरू की है। विशेष रूप से आरटी के साथ ही पहले रूस टुडे के नाम से जाना जाता
जाता था, जो कई भाषाओं में प्रसारकों और वेबसाइटों को संचालित करता है। यूट्यूब ने मंगलवार को जर्मन मीडिया को बताया कि उसने RT को उसके कोरोना वायरस कीटाणु शोधन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी जारी की थी और फिर उपयोगकर्ता शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 2 चैनलों को बंद कर दिया। बुधवार को रूस के विदेश मंत्रालय ने यूट्यूब पर मीडिया आक्रामकता का एक अभूतपूर्व कार्य करने का आरोप लगाया, जिसमें कहा गया था कि यह जर्मन अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त था, लेकिन बर्लिन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसका इस कदम से कोई लेना देना है। रूसी मंत्रालय ने कहा कि जर्मन मीडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को अपनाना न केवल उचित लगता है बल्कि आवश्यक भी है। हम मानते हैं कि ये उपाय इस अस्वीकार्य स्थिति के आसपास एक रचनात्मक और सार्थक बातचीत में हमारे भागीदारों की रुचि को प्रोत्साहित करने का एकमात्र संभव तरीका है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के प्रवक्ता स्टीफन टीबर्ट ने जवाब दिया कि जर्मन सरकार का यूट्यूब के कदम से कोई लेना देना नहीं है और रूस में जर्मन मीडिया के खिलाफ संभावित प्रतिशोध के खिलाफ मॉस्को को चेतावनी दी। रूसी मीडिया प्रहरी रॉस्को मेंजोर ने अपने हिस्से के लिए कंपनी पर सेंसरशिप का आरोप लगाते हुए रूस में यूट्यूब तक पहुंच प्रतिबंधित करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यूट्यूब के मालिक गूगल को एक पत्र भेजा गया था जिसमें 2 चैनल RTD और डर फेहलेंडे पार्ट से सभी प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने की मांग की गई थी। नियामक ने कहा कि यूट्यूब को एक चेतावनी के साथ जारी किया जा सकता है और अगर इस तरह की चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है तो कानून पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध के उपायों का प्रावधान करता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बाद में यूट्यूब पर सेंसरशिप का आरोप लगाया और कहा कि रूसी कानूनों का घोर उल्लंघन किया गया था और ऐसे उल्लंघनों के लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। के साथ ये समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है नजला बाउडेन नेम्ड एज ट्यूनीशियाज फर्स्ट वुमेन पीएम। चलिए इसे पढ़ते हैं। नजला बाउडेन को ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम के रूप में नामित किया गया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने बुधवार को भूविज्ञानी नजला बाउडेन को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया, जो 2 महीने पहले राष्ट्रपति द्वारा व्यापक शक्तियों को जब्त करने के बाद सीमित कार्यकारी शक्ति के साथ सरकार बनाने के लिए आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम कौन है, तो इसका आंसर है नजला बाउडेन। 25 जुलाई को केस सैयद द्वारा हिचेम मेची की सरकार को बर्खास्त करने, संसद को निलंबित करने, सांसदों की प्रतिरक्षा को हटाने और न्यायपालिका को संभालने के बाद कैरो शहर के विश्वविद्यालय के व्याख्याता एक राजनीतिक अज्ञात पद ग्रहण करेंगे। एक दबाव वाले आर्थिक संकट और बढ़ते कोरोना वायरस मौतों के कारण उनके कदमों ने महीनों के राजनीतिक गतिरोध का पालन किया, जबकि कुछ ट्यूनीशियाई लोगों ने एक बदनाम राजनीतिक वर्ग के खिलाफ उनके फैसलों का समर्थन किया है। उन्हें सरकार बनाने के लिए बार बार संघर्षों का सामना करना पड़ा है। पिछले हफ्ते उन्होंने संसद के निलंबन को बढ़ा दिया और देश के क्रांति के बाद के संविधान के कुछ हिस्सों को निलंबित करते हुए डिक्री द्वारा शासन करने के लिए चले गए। श्री सईद के कार्यालय ने बुधवार को एक वीडियो प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सुश्री बाउडेन से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन पर आने जाने वाले घंटों या दिनों में एक कैबिनेट पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने बार बार महिला के नामांकन की ऐतिहासिक प्रकृति पर जोर दिया, इसे ट्यूनीशिया के लिए एक समान और ट्यूनीशियाई महिलाओं को श्रद्धांजलि कहा। उन्होंने कहा कि सुश्री बाउडेन का मुख्य मिशन कई राज्य संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता को समाप्त करना होगा। इसी के साथ ये समाप्त जाती। अगली न्यूज का टाइटल है जेके टायर्स रेगुलेटरी रन इन 17 सिटीज। चलिए इसे पढ़ते हैं। जेके टायर की 17 शहरों में नियमित दौड़। जेके टायर ने पेशेवर रैली के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद में जेके टायर FMMSCI नेशनल रेगुलेटरी रन चैंपियनशिप शुरू की है। जेके टायर की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह दौड़ देश के सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाले 17 शहरों में आयोजित की जाएगी। जेके टायर के हेड मोटर स्पोर्ट संजय शर्मा जी ने कहा कि हम पेशेवर रैली में होने के लिए रैली उत्साही की नई पीढ़ी का पोषण करने की उम्मीद करते हैं। हम अधिक पेशेवर रैली ड्राइवरों के निर्माण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल। चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने एक नई हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राज्य मीडिया ने बुधवार को बताया कि हथियार प्रौद्योगिकी में देश की नवीनतम प्रगति क्या होगी। कोरियन सेंट्रल न्यूज ने कहा कि मंगलवार का प्रक्षेपण महान रणनीतिक महत्व था
क्योंकि उत्तर कोरिया अपनी रक्षा क्षमताओं को 1000 गुना बढ़ाना चाहता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए। अब हम पहुंच चुके हैं आज की खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पे, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है बैड बैंक और बैड लोन्स। तो यहाँ डेटा पॉइंट में लिखा गया है कि इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट ने नए निगमित बैड द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए एक गारंटी कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसमें गैर निष्पादित आस्तियों एनपीओ को लेने और हल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से निपटने के लिए बैड बैंक की स्थापना की गई थी। मौजूदा एनपीए की राशि 8.3 लाख करोड़ है और महामारी के कारण इसके बढ़ने की उम्मीद है। इसका एक प्रमुख कारण एनपीए में उल्लेखनीय वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र है, जो 3.4 लाख करोड़ खराब ऋणों के लिए जिम्मेदार है। उद्योगों को उधार देने के लिए तेजी से सावधान और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत खुदरा ऋणों की ओर बैंक हैं, जिन्होंने रुख किया है। एक ऐसा क्षेत्र जिसने खराब ऋण का सबसे कम हिस्सा, जबकि औद्योगिक एनपीए में गिरावट आ रही है। ये रिपोर्ट है जैस्मीन नीलानी जी के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ नीचे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कुछ चार्ट बने हुए हैं, जहाँ पे ये प्रदर्शित करने की कोशिश किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्री, सर्विसेज, पर्सनल लोन और एग्रीकल्चर में 2016 से लेकर के 2017 के बीच में लोन के हिसाब से उतार चढ़ाव आया है। साथ ही साथ एक दूसरे चार्ट में ये प्रदर्शित किया गया है कि 2005 से लेकर 2021 तक कितने लाख करोड़ रुपए की अमाउंट अलग अलग फंड के माध्यम से अलॉट की गई हैं। और यहाँ पर ऊपर सर्किल में प्रदर्शित किया गया है कि मार्च 2021 तक कुल मिलाकर 8,34,902 करोड़ रुपए टोटल एनपीए था सभी बैंकों को मिलाकर। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ध्यान समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।